हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज वैसे अपना मेनली जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ इक्विवेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का समविभाजन का नियम। लेकिन पिछली क्लास में आपको कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता कोटि में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए आज मैं फिर से थोड़ा सा उनका रिपीटेशन कर देता हूँ। उसके बाद में ऊर्जा के समविभाजन नियम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज मैं बेसिकली उन्हीं पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम के जिनमें आपको दिक्कत हुई थी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए या मोनो एटॉमिक स्ट्रक्चर कोई भी है जिसमें एक ही एटम होता है। फिर बात करूँगा मैं डाई एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, डाई एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, और उसके बाद बात करता हूँ मैं पॉली एटॉमिक। ठीक है, इन चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन थी। ओके, इसको देखो, अब मैं एक चार्ट के द्वारा बताता हूं आपको। अब अपने को पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन तरह की होती है। एक होती है अपने पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक होती है अपने पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक होती है अपने पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक यानी एक ही एटम है, एक ही एटम है। डाई एटॉमिक यानी दो एटम किसी बॉन्ड के द्वारा अटैच है। पॉली एटॉमिक यानी दो या दो से अधिक जितने भी एटम अपने पास पॉली एटॉमिक में बात करेंगे। ठीक है, इसमें मैं एक ट्राई स्ट्रक्चर को इस प्रकार से समझता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, ये तीन डायरेक्शन में जा सकती है, या किसी एटम की बात करूं, अब किसी एटम मोनो एटॉमिक के लिए बात कर रहा हूं तो ये तीन दिशा में जा सकता है, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड, ये मेरे पास मान लो एक एटम है। ठीक है, पूरा गोल एटम है। मान लो ये एटम यहाँ पर पड़ा है, ये एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है। तीन हो गए, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ वो क्या लिख सकता हूँ, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, कहीं भी ऐसी जगह पे। ठीक है, तो इसके लिए जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो कितनी आएगी, तीन। वो कितनी आएगी, तीन। अब मैं इसके रोटेशनल की बात करता हूं। ठीक है, रोटेशनल की बात करूं तो वो अपनी जगह पे ही घूमेगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से किसी प्रकार से घूमता रहे, लेकिन गोल एटम किसी भी प्रकार से घूमे, बॉल होती है वो किसी प्रकार से घूमे, वो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं घूमती, यानी उसका पता नहीं लगेगा अपने को वो किस रिस्पेक्ट में घूम रही है। यानी ये कहेंगे कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मोड के लिए होता है अपने पास, यानी एक एटम के लिए होता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो क्या होता है अपने पास, जीरो। वो कितना होता है अपने पास, जीरो। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जब एक एटम के लिए रोटेशनल निकालेंगे तब उसका जो जड़त्व घूर्ण आएगा तो वो कितना आएगा अपने पास, जीरो आता है। जीरो आता है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक एटम के लिए कितना होगा, जीरो। अब मैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता हूँ। एक एटम है, जितना मर्जी वाइब्रेशन करें लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में ऊर्जा नहीं ले सकता। यानी ये फिर अगर वाइब्रेशन कर रहा है या तो एक्स डायरेक्शन में करेगा, या वाई डायरेक्शन में करेगा, या जेड डायरेक्शन में करेगा, फिर वही ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन ही आ जाएगी। इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो अपने पास ये आएगा, ये भी अपने पास कितना आएगा, जीरो आएगा। ये भी अपने पास कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ डाई एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ध्यान रखना, अगर मैं वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता हूँ तब टेम्परेचर की वैल्यू एक मात्रा होनी चाहिए, इतनी वैल्यू टेम्परेचर की, सफिशिएंट टेम्परेचर अपने पास होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे अपने पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, तीन आ गया, तीन आ गया। अगर मैं वाइब्रेशन को ऐड करता हूँ, सारों को ऐड करता हूँ, तब अपने पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, तीन। अब मैं बात करता हूँ डाई एटॉमिक गैस के लिए, जिसमें कि अपने पास दो एटम है, जिसमें अपने पास दो एटम है। मान लो एक एटम अपने पास इधर है, एक इधर है। ठीक है,
एक अपने पास इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। ये अपने पास x डायरेक्शन में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है और z में भी जा सकता है। यानी जिसकी ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम वो तो कितनी आएगी, 3 आएगी। वो कितनी आएगी, 3। अब मैं इसके रोटेशन की बात करता हूँ। अब मैं इसके रोटेशन की बात करता हूँ। एक तो ये इस प्रकार से घूम सकता है, ठीक है, एक ये इस प्रकार से घूम सकता है, यानी 1 ये हो जाएगा, ओके। एक इस प्रकार से घूम सकता है, एक मैं इसको रोटेट करके ये 2 एटम है, इसको मैं इस प्रकार से भी रोटेट कर सकता हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। एक अपने पास इधर से आ जाएगा। अब देखो ये वाला एटम है वो इस प्रकार से भी घूम चुका है और इस प्रकार से भी घूम चुका है। अब एक ही रोटेशन बची है, वो है अपने पास इस प्रकार की, ठीक है। लेकिन इस रोटेशन में आप देखोगे जब एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसके पैरेलल ही जब रोटेट कर रहा है, तब उसका जो जड़त्व गुण है वो अपने पास 0 आएगा। तब अपने पास जो जड़त्व गुण आएगा 0 आएगा, यानी 1 + 1 0। तो अपने पास जो रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 2। तब कितना आ जाएगा, 2। अगर मैं वाइब्रेशनल काउंट करता हूँ, अगर मैं वाइब्रेशनल काउंट करता हूँ तो इसके लिए भी 2 आएगा। वाइब्रेशन डिग्री 2 से ज़्यादा नहीं होती कभी। अगर मैं वाइब्रेशनल काउंट करता हूँ तो ये 2 आएगा। लेकिन वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट नहीं करते, ज़्यादातर इसको ही काउंट करते हैं, जो 3 और 2, वैसे तो 5 आ जाएगा, वैसे तो 5 आ जाएगा, लेकिन इसको मैं साथ में काउंट करता हूँ तो 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ विद वाइब्रेशनल, ठीक है, वैसे 5 आ जाएगा। पॉलीएटॉमिक के लिए बात करता हूँ, एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में ये भी जा सकता है, यानी ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ सकती है, हमेशा इसकी 3 आएगी। हमेशा कितनी आएगी, इसकी 3 आएगी। अब मैं इसकी रोटेशनल की बात करता हूँ। ये इस प्रकार से भी घूम सकता है, उसी प्रकार, यानी ये इस प्रकार से भी घूम सकता है और इस प्रकार से भी दोबारा घूम सकता है, और ये अपने एक्सिस पे भी घूमेगा, तब इसका जड़त्व गुण 0 नहीं होगा। यानी वाई एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में टोटल कितना आ जाएगा, 3। टोटल कितना आ जाएगा, 3। अगर मैं वाइब्रेशनल की बात करूं, अपने पास सफिशिएंट टेम्परेचर है तो मैक्सिमम अपने पास 2 ही होता है, तो 3 2 6 और 2 8 आ जाएगा। ये 8 आ जाएगा। कब आएगा, जब वाइब्रेशनल 7 हो, जब वाइब्रेशन इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो। लेकिन अगर मैं सीधा ऐड करूं ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो कितना आएगा अपने पास, 6 आएगा। वो कितना अपने पास आएगा, 6, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने निकाल सकते हैं। एक अपने पास ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर्मूला होता है अपने पास 2n+1, ठीक है, 2n+1। जब अपने पास एक एटम था, जब अपने पास एक एटम था तो 2 1 + 1, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई थी, टोटल 3 आई थी, ठीक है। जब अपने पास 2 एटम थे, डाई थे, तब मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 2 and 2 4 + 5, तो अपने पास तब कितना आया था, 5 आएगा, ओके। पॉलीएटॉमिक के लिए 3 रखूँगा यहाँ पे, और पॉली के लिए अपने पास कितने एटम उस हिसाब से रख सकते हैं अपने, जैसे वो अपने पास निर्भर करेगा इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो अपने ये फॉर्मूला डाईएटॉमिक और मोनोटॉमिक के लिए भी सही रहता है। पॉलीएटॉमिक के लिए अपने फिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एटम्स की संख्या फिक्स नहीं है, ठीक है। इनमें डाईएटॉमिक और मोनोटॉमिक में एटमों की संख्या फिक्स होती है, ओके। इस प्रकार से अपने इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इनके समविभाजन का नियम ऊर्जा का, वो नेक्स्ट इससे ही इसके रिलेटेड है, तो बात करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब अपने बात करते हैं ऊर्जा का समविभाजन का नियम और उसकी आंतरिक ऊर्जा डिग्री ऑफ फ्रीडम से किस प्रकार से रिलेट होती है और किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। तो सबसे पहले बात करते हैं किसने दिया था, तो ये दिया था अपने पास मैक्सवेल ने, ठीक है। ये किसने दिया था, मैक्सवेल में। ये रूल किस कंडीशन में फॉलो करता है, तो वो कंडीशन अपने पास थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यानी ऊष्मीय साम्यावस्था अपने पास प्रेजेंट होनी चाहिए। कौन सी साम्यावस्था होनी चाहिए अपने पास, ऊष्मीय साम्यावस्था, या ये कहूँ थर्मल इक्विलिब्रियम अपने पास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ क्या है इस रूल का नियम, या ये नियम किस प्रकार से है, तो देखिए ये कहता है
कि जितनी भी टोटल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, किसी भी निकाय की, जितनी भी टोटल एनर्जी है वो जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें समान रूप से डिवाइड होगी, यानी सेम डिवाइड होगी, प्रॉपर भाग में अपने पास जितनी सारों को बराबर बराबर डिग्री ऑफ फ्रीडम में वो डिवाइड होगी। दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूँ कि जो टोटल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की जितनी भी टोटल एनर्जी है वो उसकी सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में विभाजित होगी, एक बात तो ये, और जितनी भी सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में विभाजित होगी वो समान रूप से होगी, यानी सारों में सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी अपने पास होएगी। फिर से दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूँ कि जितनी भी टोटल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की वो सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिवाइड हो जाएगी, सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिवाइड हो जाएगी सेम या समान मात्रा में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात कहते हैं कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी आती है या प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम में या ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में पर एटम के लिए जो एनर्जी होती है, पर ईच एटम के लिए जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है अपने पास, हाफ kT। ये इंपॉर्टेंट है कि पर ईच एटम के लिए कितनी एनर्जी होती है, वो होती है हाफ kT। T अपने पास यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये अपने पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, या ये कहूँ ये परम शून्य ताप है, परम शून्य ताप है। और जो K अपने पास, ये क्या अपने पास, वोल्टेज मान कांस्टेंट, वोल्टेज मान कांस्टेंट, ठीक है। अब सुनिए नेक्स्ट, दोबारा मैक्सवेल ने दिया था ऊष्मीय साम्यावस्था में ये ऐसा पॉसिबल है, जो टोटल एनर्जी होती है वो पूरी डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिवाइड होगी समान रूप से, और प्रत्येक एटम के लिए जो एनर्जी अपने पास आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kT आएगी, हाफ kT अपने पास आएगी, ठीक है। अब देखो, अगर अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, मान लो किसी सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं कितनी मार रहा हूँ, f मार रहा हूँ, तब उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, f/2, प्रत्येक एटम के लिए कह रहा हूँ, f/2 kT, f/2 kT। अगर मैं एक या मोनोटॉमिक गैस के लिए बात करूँ, मोनोटॉमिक गैस के लिए बात करूँ, तब वो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास कितनी आएगी। देखो मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है, f की वैल्यू कितनी होती है 3, तब ये अपने पास आ जाएगा 3/2 kT, 3/2 kT। अब मैं बात करता हूँ डाईएटॉमिक गैस के लिए। डाईएटॉमिक गैस के लिए अपने को पता है, डाईएटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है, अभी निकाली थी 5, तब अपने पास जो टोटल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, 5/2 kT, 5/2 kT, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में भी कि मोनोटॉमिक और डाईएटॉमिक गैस के लिए एनर्जी की वैल्यू निकालिए, ठीक है। अब एक और बात, अपने को फॉर्मूला तो ये पता लग गया है क्या चीज़ है, ये किसी एटम के लिए अपने पास एनर्जी आ रही है, देखो E = f/2, एक एटम के लिए एनर्जी आ रही है। अगर मैं टोटल सिस्टम के लिए एनर्जी निकालना चाहता हूँ तब क्या होगा, अपने को पता है भी किसी भी अगर बात करूँ 1 मोल में जो अणु की संख्या वो अपने का कितनी होती है, अवोगाद्रो संख्या n, अवोगाद्रो संख्या n होती है। तब मैं इस 1 मोल गैस के लिए जब टोटल एनर्जी निकालना चाहूँ तो आएगी अपने पास n × f/2 kT, n × f/2 kT, और जहाँ पे अपने पास n के इक्वल होता है r के, n के इक्वल होता है r के, तब अपने पास जो E की वैल्यू आएगी वो आएगी f/2 और RT, f/2 और RT। सेम पहले की तरह मोनोटॉमिक के लिए निकालूँ यहाँ से, तब 3/2 RT, और डाईएटॉमिक के लिए निकालूँ तब आएगी 5/2 RT, ठीक है, 5/2 RT। इस प्रकार से अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। समविभाजन का नियम भी हो गया और उसकी जो टोटल एनर्जी भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, नेक्स्ट अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।